तो चलिए अपने सीटेट के सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ आपके तैयारी को भी। आज फिर से सीडीपी की क्लासेस को शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इस सीरीज से डेली बेसिस पर जुड़े होंगे और अब आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो गए होंगे। तो हम पिछले वीडियो से सिचुएशंस टाइप जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे सॉल्व कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि हमारी जो प्रिपरेशन है ना वो सारे एंगल से हो जाए। तो चलिए अगले क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि 7 वर्ष का बच्चा बार बार गलती करने का प्रयास करता रहता है, ओके, और असफलता से निराश नहीं होता। यह व्यवहार किस सिद्धांत पर है? तो ये जो व्यवहार है ये आत्म प्रभावकारिता का है। यानी कि एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि एक 7 साल का बच्चा है, सोचो 7 ईयर का बच्चा है, वो बार बार गलती करने पर भी प्रयास करता है। मतलब कि अगर उससे कोई गलती हो भी जा रही है तो फिर भी वो प्रयास कर रहा है और असफलता से निराश नहीं होकर यह व्यवहार किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये बच्चे के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, ये बच्चे के आत्म प्रभावकारिता को दर्शाता है। यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक कक्षा में कुछ बच्चे शिक्षक के बिना भी समूह में मिलकर समस्याएं हल कर लेते हैं, ठीक है, जबकि कुछ बच्चों को सहायता की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यह किस अवधारणा से संबंधित है? आप सब सपोज करो कि आप एक टीचर हो और आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए आपको समूह मतलब कि ऐसे ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है कि एक ग्रुप में ये राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता जो भी है वो रहेंगी, और एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसे बच्चों का समूह है जिसमें आपको सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि ना आपको ग्रुप बनाना पड़ता है ना उनकी हेल्प करनी पड़ती है, वो बच्चे खुद से इन सारी चीजों को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये क्या है? तो ये ZPD का सिद्धांत होगा, ठीक है। और आप मुझे बताओगे कि ZPD का सिद्धांत किसने दिया है, यानी कि किस विद्वान का ये सिद्धांत है? आप कमेंट करके बताइए। अगर आप डेली बेसिस पर वीडियोस को देख रहे हैं, क्लास को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे इतना तो है कि आप इसका आंसर कम से कम बता सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन 3 कहता है कि एक शिक्षक पता है कि बच्चे कहानी सुनते समय चित्रों के माध्यम से जल्दी समझते हैं, ठीक है। यह किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? जैसे कि आप एक शिक्षक हो और आपको पता है कि जब आप स्टोरी टेल करते हो, यानी कि स्टोरी टेलिंग के फॉर्मूलाज को यूज करके आप अपने अधिगम को या फिर जो आप पढ़ाना चाहते हो उसे समझाते हो, तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। यह किस प्रकार की अधिगम है? तो ये जो लर्निंग का आप मेथड यूज कर रहे हो वो कैसा है? क्या वो मौखिक अधिगम है, अमूर्त अधिगम है, मूर्त अधिगम है, किस तरह का अधिगम है? तो ये मूर्त अधिगम है। यानी कि क्या है कि बच्चा कल्पना से भी तो उस चीज को सीख रहा है, यानी कि आप जैसे कोई स्टोरी बता रहे हो तो उस चीज में बच्चा उस समय चित्रों के माध्यम से जल्दी सीख सकता है। यानी कि जब आप उसे कहानी सुना रहे हैं ना, तो सुनते समय चित्रों के माध्यम से अधिक जल्दी समझेगा। यानी कि सपोज करिए कि आप अगर उसे मैप के बारे में बता रही हैं और आप बता रहे हो कि हमारे कितने स्टेट हैं, उनके कितने कैपिटल्स हैं, फिर वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं, और इसके साथ ही साथ जब आप एज अ स्टोरी में इन्हें बता रहे हो, बट साथ ही साथ अगर आप उनको ये फिगर इंडिया का मैप दिखा दीजिए और उसमें सारे के सारे स्टेट को क्लियर कर दीजिए और फिर उस बेसिस पे उन्हें एज अ स्टोरी फॉर्म में बताइए, तो ये चीजें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जाकर फिट हो जाएंगी। क्लियर है? यदि कोई बच्चा नए शब्दों को अपने अनुभवों से जोड़कर सीखता है, तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? आप मुझे बताओ कि अगर एक बच्चा है वो क्या करता है ना कि नए अनुभवों को जोड़ता है, यानी कि उसके जो एक्सपीरियंस है उससे सीखता है, तो ये तो संज्ञानात्मक सिद्धांत है। और आप मुझे बताओ कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया है? क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक बच्चा कक्षा में हमेशा दूसरों का अनुकरण करता है। यह किस मनोवैज्ञानिक ने विशेष रूप से बताया है? तो एक ऐसा बच्चा है ना जो दूसरों का अनुकरण करता है, अनुकरण इन द सेंस की कॉपी करता है, उनको देखता है, उनसे सीखता है। तो ये पियाजे महोदय नहीं होंगे। पियाजे महोदय तो संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करते हैं, स्कीनर भी नहीं है, फ्रायड भी नहीं है, ये है बंडूरा महोदय। और इनका ये क्या कहते हैं ना कि जो बच्चा है वो अनुकरण करके सीखता है, क्लास में हमेशा एक दूसरे से अनुकरण करके सीखता है। क्लियर है?
अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक बच्चों को डांटने के बजाय उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों की प्रशंसा करता है, इससे किसका विकास होगा? आप मुझे बताओ कि आप एक टीचर हो और आप अपने क्लास में स्टूडेंट को, बच्चों को उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें डांटने के बजाय, उन्हें क्लास में डांटने के बजाय जो वो छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करते हैं ना, तो आप उन पे उनको मोटिवेट करते हो, उनको इनकरेज करते हो, तो ये क्या होगा? ऐसा करने से आप उनके अंदर किस चीज का विकास कर रहे हो? तो इससे क्या होगा ना कि बच्चे का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बच्चे का वो हाई रहेगा हमेशा। और ऐसा करना भी चाहिए। अगर आप एक अच्छा क्लासरूम बनाना चाहते हो और अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो, तो हमेशा हमेशा क्लास में कोशिश करिए कि आप बच्चों के साथ फ्रेंडली रह लीजिए, आप उनके साथ एज अ उनके गाइडर रहिए, एज अ मार्गदर्शक रहिए, एज अ दोस्त, फ्रेंड, बड़े भाई, बड़ी बहन, जो भी हो उस हिसाब से उनके साथ रहिए, और फिर देखिए कि आपका जो लर्निंग क्लासरूम में हो रही है वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो ये चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कक्षा में एक बच्चा नियमों को समझने के बजाय केवल सजा के डर से सही काम करता है, यह कोहलबर्ग के किस स्तर से संबंधित है? आप समझो कि एक क्लास है जिसमें एक बच्चा ऐसा है जो केवल इस डर से अपना होमवर्क करके आ रहा है, या फिर इस डर से कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है कि उसे डर है कि उसे सजा मिल जाएगी, उसको पनिशमेंट मिल जाएगी, यानी कि या फिर आप पीटीएम बुला लोगे, पेरेंट्स मीटिंग में कंप्लेन कर दोगे, या फिर प्रिंसिपल ऑफिस में उसे लेकर चले जाओगे, या फिर कोई और डर है। तो ये बच्चे का और कुछ नहीं, ये पूर्व परंपरागत अवस्था है, और ये कोहलबर्ग की तीसरी अवस्था है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक बच्चा वस्तुओं को छूकर, देखकर और प्रयोग करके सीखता है, यह किस अवस्था की विशेषता है? तो बच्चा उस चीज को फील कर रहा है, टच कर रहा है, उसको छू रहा है, छूकर, और फिर वो देख रहा है, तो ये क्रियात्मक अवस्था हो गई। यहाँ पे संवेगात्मक कैसे हो जाएगा? और यहाँ पे औपचारिक और अमूर्त तो नहीं होगा। यहाँ पे बच्चा उस चीज को फील कर रहा है, अपने आंखों से देख रहा है, उसको देख रहा है, उसको फिर उसका यूज कर रहा है, उसको छू कर रहा है, छू रहा है, तो ये तो क्रियात्मक अवस्था हो जाएगी ना। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि शिक्षक बच्चे की रुचि के अनुसार गतिविधियां देता है तो वह किस सिद्धांत का पालन करता है? आप मुझे बताओ कि आप बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गतिविधियां कराते हो, जैसे कि उसे स्टोरी टेलिंग के हिसाब से पढ़ना पसंद है, तो आप पूरे क्लास में अपने टॉपिक को एक स्टोरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और उसके बाद उसे सिखाते हो। क्लियर है? तो आप जब बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ाओगे तो ये किस तरह के सिद्धांत का पालन हुआ? तो ये व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि आपने बच्चों के इंडिविजुअली जो प्रॉब्लम्स है, उनके जो कॉन्सेप्ट थे, या फिर जो इंडिविजुअली वो बच्चे अपने अपने अंदर क्रिएटिविटी लिए थे या सेंस लिए थे, आपने उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझा और फिर एक ऐसी क्लासरूम का क्रिएशन किया जिसमें सारे बच्चे ऑथेंटिक तरीके से और एक होता ना कि बिना किसी को नीचा दिखाए सब एक बैलेंसिंग फॉर्म में समझ सकते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि एक बच्चा अपने माता पिता से अत्यधिक जुड़ा रहता है और उनसे दूर होने पर रोता है, यह किससे संबंधित है? एक बच्चा है वो अपने माता पिता से अत्यधिक जुड़ा रहता है और जब उनसे दूर होता है तो वो रोने लगता है। आप मुझे बताओ कि ये कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था है? तो ये संवेगात्मक अवस्था है। और ये क्या कोहलबर्ग की अवस्था है या फिर जीन प्याजे की अवस्था है? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये अवस्था किस विद्वान की हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब एक शिक्षक देखता है कि कुछ बच्चे समूह में बेहतर सीखते हैं, ओके, जबकि कुछ अकेले सीखते हैं, इस आधार पर गतिविधियां बदलती है या बदलता है, इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? ये सिद्धांत किस पर आधारित है? ओके, एक शिक्षक देखते हैं, जैसे कि आप देखते हो, आप क्लास में गए और आपने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समूह में सीख रहे हैं और कुछ अकेले सीख रहे हैं, तो शिक्षक इस आधार पर गतिविधियां कैसी बनाएगा? तो आप मुझे बताओ कि शिक्षक इस पर कैसी गतिविधियां बनाएगा? तो इस पर वो बच्चों के इंडिविजुअली जो डिफरेंसेस है ना उनको देखेगा और उसके बाद वो अपने टीचिंग मेथड के थ्रू उन्हें पढ़ाएगा, जिससे क्या होना कि हम उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उसे समझ लें। और उसके बाद अगर हम अपने टीचिंग मेथड के थ्रू उनको पढ़ाते हैं या अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाते हैं, तो आप सच में आप देखोगे कि क्लास बहुत ज्यादा इंगेज्ड है। यानी कि इंगेज्ड का मतलब ये है कि जब आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं,
क्योंकि ऐसी क्लास का क्या मतलब जहाँ पे आप पढ़ा के चले और बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आया, वहां पे बच्चे आपके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो ये चीजें सही नहीं होंगी हमारे टीचिंग फील्ड में, ठीक है। एक बच्चा गलती से स्वयं को दोषी मानता है। ओके, एक बच्चा गलती करने पर स्वयं को दोषी मानता है और सुधार की कोशिश करता है। क्लियर है? यह किस विकास को दर्शाता है? आप मुझे बताओ कि ये किस विकास को दर्शाएगा। एक बच्चा है जो गलती करने पर दोस्त को मान भी लेता है, मतलब एक सोचो कितना अच्छा बच्चा होगा और उसके अंदर किस भावनाओं का विकास अधिक है कि अगर हर बच्चे गलती करते हैं बट मानते नहीं है, तो ये करता है कि ये गलती करके स्वयं अपने आप को दोषी भी मानता है और सुधार करने की कोशिश भी करता है। तो ऐसे तो ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। अब ये नैतिक यानी कि इस बच्चे में मोरल वैल्यूज की डेवलपमेंट हुई है, यानी कि वो अपने नैतिक सिद्धांतों पर चलने की कोशिश कर रहा है। और ये चीजें अब बहुत अच्छी होती है अगर बच्चों के अंदर इस टाइप की डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सब बहुत अच्छे सिंबल्स होते हैं। एक शिक्षक बच्चे को तुरंत सही उत्तर पर प्रशंसा देता है जिससे बच्चा और अच्छा प्रदर्शन करता है। क्लियर? एक शिक्षक है जो बच्चों को तुरंत सही उत्तर पर प्रशंसा कर देता है। क्लियर? यह किसका उदाहरण हो सकता है? तो क्या यह नकारात्मक पुनर्बलन है या दंड है? दंड तो कुछ नहीं होता। क्या यह अनुकरण है? नहीं, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। पुनर्बलन का मतलब ये है कि जब आप पॉलो महोदय के सिद्धांतों को पढ़िएगा तो वो कहते हैं कि पुनर्बलन मतलब कि क्या होता है ना कि आप बच्चे को, जैसे उसने कोई गलत सही किया और आपने एक उसे पुनर्बलन दे दिया, अरे वाह वाह ताली बजाओ, तो बहुत अच्छा बोला आपने। तो वो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए उस बच्चे को किक मिलती है कि अरे मुझे फिर से पढ़ना है, मुझे फिर से बताना होगा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो आप एज अ टीचर फॉलो करेंगे तो क्लास बहुत अच्छी होती है और बच्चे बहुत जल्दी सीखते भी हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक पुनर्बलन है, स्टिमुलस है। ओके, यदि बच्चा देखकर सीखता है और बाद में वही व्यवहार दोहराता है तो यह किस अधिगम का सिद्धांत है? आप मुझे बताओ कि एक ऐसा बच्चा है जो देखता है वो वही करता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे यानी कि बाल्यावस्था में बच्चे होंगे तो आप एक चीज नोटिस करना कि वो बच्चे अगर मेल हैं तो वो ये चीजें देखेंगे कि उनके घर में मेल हो या फीमेल हो, वो क्या करते हैं कि अपने से बड़ों के मम्मी पापा दादी या किसी की भी एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। एक्टिंग इन द सेंस ये है कि वो साड़ी पहन लेंगी या घर घर खेलने लगती हैं, या फिर जैसे वो देखती हैं, आप उनके बिहेवियर्स को एक बार देखना, वो जैसे घर के बड़े हैं ना उनकी कॉपीज करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो उनकी तरह घूमेंगे, उनकी तरह बात करने लगेंगे, उनकी तरह एक्शंस बोलने लगेंगे, या फिर वो आपके बिहेवियर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये किस अधिगम से जुड़ा है? तो ये सामाजिक अधिगम से जुड़ा है, यानी कि सी इसका बिल्कुल सही और एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक 10 वर्ष का बच्चा है, 10 वर्ष के बच्चे को तर्क के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है। एक 10 वर्ष का बच्चा वस्तुओं को तर्क के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है लेकिन अमूर्त सोच नहीं कर पाता। यह किस अवस्था में है? तो वो बच्चा किस अवस्था में? अब तो ये तो खुद ही बता रहे हैं ना कि बच्चा 10 वर्ष का है, यानी कि बच्चा किस अवस्था में हो सकता है। तो अगर आपने प्याजे महोदय के अवस्थाओं को पढ़ा है तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इस एज में ही बच्चा क्या करता है कि वो वस्तुओं को तर्क के आधार पर वर्गीकृत तो कर लेता है लेकिन अमूर्त सोच नहीं कर पाता, यानी कि उसको लेके जो एक कॉन्सेप्ट है उसके माइंड में वो इनबिल्ट नहीं कर पाता। तो इसका तो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक शिक्षक बच्चों को स्वयं प्रश्न पूछने और खोज करने के लिए प्रेरित करता है। ओके, एक ऐसा क्लास है जहाँ पे एक ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत अच्छे शिक्षक माने जाएंगे कि वो बच्चों को प्रश्न पूछने और खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो क्या यह व्याख्यान विधि है? नहीं। क्या यह रटंत विधि है? रटंत टाइप की कोई भी विधि नहीं होती है, खोज विधि है। हाँ, ये खोज विधि हो सकती है, दंड विधि नहीं। कोई भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में दंड विधि और रटंत विधि कोई कुछ नहीं है, मतलब इस टाइप की कोई विधि नहीं है। तो इसका तो सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बच्चा अपने दोस्तों के दबाव में गलत कार्य करता है। चलिए, एक बच्चा है जो अपने दोस्तों के, कहते हैं ना कि संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। तो एक बच्चा है वो अपने दोस्तों के दबाव में गलत कार्य करता है। यह किस कारक का प्रभाव है? तो क्या ये सब तो सामाजिकता हुई ना। बच्चे जब अपने दोस्त बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो समाज से कनेक्ट होते हैं, परिवार से कनेक्ट होते हैं।
तो ये समाजीकरण है, वो उस बच्चे पर समाजीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। और जैसा बच्चे का सराउंडिंग रहता है, बच्चे के ऊपर उस चीज का असर पड़ता है, थोड़ा बहुत तो पड़ता ही पड़ता है। यदि शिक्षक बच्चों को अपनी गति से सीखने देता तो वह किस सिद्धांत का पालन करता? यानी कि यदि शिक्षक बच्चों को अपनी गति से सीखने देता, जैसे बच्चा सीख रहा है जिस गति से वैसे सीखने देता, तो वो किस सिद्धांत का पालन करता? तो यहाँ पे बच्चा वो व्यक्तिगत भिन्नताओं का पालन करता। और आप एज अ टीचर क्लास में इंडिविजुअली डिफरेंसेस को रखिए, मतलब एक ऐसे नहीं कि उन्हें इग्नोर कर दीजिए, आप उनको प्रायोरिटी दीजिए, उनके ऊपर एनालिसिस करिए और एक सही कंक्लूजन निकालिए, ताकि आपकी क्लास जो है ना एक ओरिएंटेड क्लासेस हो सके और आपके टीचिंग का बेनिफिट मिले बच्चों को। क्लियर है? एक बच्चा बार बार असफल होने पर सीखने से बचने लगता है। एक ऐसा स्टूडेंट है जो बार बार असफल होने पर बचने लगता है सीखने से, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे सजा दे देनी चाहिए? नहीं। तुलना कर देनी चाहिए? कभी नहीं। उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। अनदेखा क्यों कर देंगे हम बच्चों को? तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बार बार फेल हो जाता है, बार बार असफल हो जाता है, बार बार गिर जाता है, तो आप क्या करोगे? आप उसे इग्नोर कर दोगे, सजा दे दोगे, उसे दंड दे दोगे, उसकी तुलना करने लगोगे, अरे देखो तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम अपने दोस्त को देखो, वो तो हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास होता है, वो तो उसके तो हमेशा 98 परसेंटाइल आते हैं, वो तो हमेशा 98 परसेंटेज लाता है। तो ये सारे के सारे मेथड गलत हैं, ऐसा नहीं कर सकते हम। जबकि हम उसे और प्रोत्साहित करेंगे कि कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई तो फिर से सीख लेना, फिर से पूछ लो, लाइफ है, चलता रहता है। तो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे बच्चे को प्रोत्साहित करके। एक बच्चा बार बार असफल होने पर सीखने से बचने लगता है। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो उसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हम बच्चे को मोटिवेट करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, एक बार गलती हो गई, 2 बार 10 बार गलती हो जाए, तुम मुझसे आकर के सही तरीके से पूछो, उसके बाद तुम उसको ट्राई करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से अगर आप बच्चों के साथ ट्रीट करोगे तो आप एक बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हो। बच्चों में सही गलत की समझ सामाजिक और संस्कृति के प्रभाव से प्रभावित होती है या किसका सिद्धांत है? तो एक बच्चे में सही गलत की जो समझ है और संस्कृति से प्रभावित होती है, वो कैसे प्रभावित होगी? तो वो उसके सामाजिक, नैतिक या शारीरिक या भाषाइक से होगी, तो वो उसके नैतिक विकास की बात है, यानी कि ये नैतिक विकास से संबंधित है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चा केवल अंक पाने के लिए पढ़ाई करता है। आप बताओ कि आप में से कौन कौन ऐसा है जो अभी भी सिर्फ अंक पाने के लिए पढ़ाई करते हैं कि अरे चलो एक्सपीरियंस तो हम लेते रहेंगे, पहले हमें जॉब चाहिए, पहले हम सीटेट क्लियर करें, फिर हम TRE 4 है या फिर KVS, NVS, DSSS कोई भी दे और एक गवर्नमेंट टीचर बने, है ना? तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि एक बच्चा केवल अंक पाने के लिए पढ़ता है, वह किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो बच्चा सिर्फ अंक पाने के लिए पढ़ रहा है, इसका मतलब ये उसका बाह्य अभिप्रेरणा है, यानी कि जो बच्चा है वो इंटरनली मोटिवेट ना होकर एक्सटर्नली मोटिवेट है। क्लियर है? मतलब उसे सिर्फ एक मार्क्स चाहिए कि चलो मैं पास हो जाऊं, जैसे हमें सीटेट में मार्क्स चाहिए कि हम बस एक क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर ले, पास हो जाए और उसके बाद हम अपने और अदर एग्जाम्स में बैठ पाए। क्लियर है ना? कोई इसलिए तो नहीं पढ़ रहा है कि मुझे इससे अनुभव मिले और मैं उसको सीखूं। कोई ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में उसको अपना आंसर बताइए। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि बच्चा भाषा सीखते समय पहले शब्द और फिर वाक्य बनाता है तो वह किस विकास को दर्शाता है? ये बच्चे का भाषाई विकास है। यहाँ पे सीधा सीधा एक बात तो ये होती है ना कि क्वेश्चन बहुत बार अपना आंसर स्वयं ही बता देता है, और सीटेट कोई बहुत ही हार्ड नहीं है। आप अगर इसके की पॉइंट्स को समझ जाओगे तो आप बहुत इजीली सीटेट को पास भी कर लेंगे और एक अच्छे शिक्षक भी बन जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। एक शिक्षक बच्चों को गलती करने की स्वतंत्रता देता है, वह किस प्रकार का वातावरण क्रिएट कर रहा है? अब आप सोचो कि एक ऐसा शिक्षक है जो क्लास में बच्चों को गलती करने की स्वतंत्रता दे रहा है कि चलो कोई नहीं, तुम कर लो गलती, तो क्या वह दमनात्मक क्लासरूम है? नहीं, ये लोकतांत्रिक क्लासरूम है, जहाँ पे बच्चा प्रश्न पूछ सकता है, जहाँ पे बच्चा बोल सकता है, जहाँ पे बच्चा स्वतंत्र है पढ़ने के लिए, जहाँ पे बच्चा अपने गलतियों को करने के लिए, गलतियों को सुधारने के लिए स्वतंत्र है। तो ये लोकतांत्रिक क्लास है, डेमोक्रेटिक कह लीजिए क्लासरूम है, और डेमोक्रेटिक तो हमारी कंट्री भी है। एक बच्चा कठिन कार्य से डरता है क्योंकि वह पहले उसे बार बार डांटा गया था। यह किसका प्रभाव है? ओके, एक ऐसा बच्चा है जो कार्य करने से डरता है क्योंकि क्योंकि पहले उसे बार बार डांटा गया था।
तो ये क्या है, ये बच्चे के ना भावनात्मक विकास की बात करता है, भावनात्मक परिणाम की बात करता है। कि क्या होता है कि आप समझो ना कि एक क्लास में बच्चा है, आप किसी भी चीज को लेकर किसी को बार बार टोकते रहिए कि अरे नहीं तुमसे नहीं होगा, अरे तुम तो कर ही नहीं पाओगे, अरे तुम्हारे तो बस की ही नहीं है, अरे तुमसे तो हो ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अपने आप को लेके एक अलग सा डिमोटिवेट आ जाता है कि अरे यार शायद मेरे से नहीं हो रहा है, शायद मैंने 2-3 अटेम्प्ट दे लिए, मेरे से एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। नहीं, इस टाइप के बातों में आपको नहीं फंसना है और ना फंसना चाहिए कभी। हमेशा एक चीज याद रखिए कि आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। तो आप एक सही डायरेक्शन में अगर ट्राई कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ट्रस्ट में आपको उसका फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। बस आप पेशेंस के साथ और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करते रहिए, या फिर जो भी आप कर रहे हैं उसे एक सीक्वेंस से करते रहिए, कभी छोड़िए मत। गिव अप करना तो आना ही नहीं चाहिए, गिव अप कभी करना ही नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि लाइफ है, आप गिव अप कर दोगे तो कैसे चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शिक्षक पाठ को जीवन से जोड़कर पढ़ाता है, जो सीखने कैसा होगा। तो ये कैसा होगा, ये एक शिक्षक है, आप समझो ना कि उसके जो डेली बेसिस में जो चीजें हो रही हैं, यानी कि उसके डे टू डे लाइफ से अगर टीचर जोड़ के पढ़ा रही है, तो ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी होगा और बच्चे बहुत ज्यादा सीखेंगे भी। ये अस्थायी है, नहीं ये स्थायी होगा। रटंत कैसे हो रहा है यहाँ पे जो है वो परमानेंट, यानी कि ये सीखना जो है ना वो बच्चे के माइंड में बैठेगा और ये एक स्थायी परिवर्तन है। तो इसका राइट हो जाएगा सी। एक बच्चा नियमों का पालन इसलिए करता है क्योंकि सब ऐसा करते हैं। यह कोहलबर्ग के किस सिद्धांत से जुड़ा है। अच्छा, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जो न्यूट्रल होते हैं, मतलब कि वो सबको देख के बस कॉपी कर लेते हैं कि अरे चलो कोई नहीं, मेरा दोस्त वैसा कर रहा है तो मैंने भी वैसा कर लिया, यानी कि वो नियमों को सिर्फ इसलिए पालन कर लेते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। तो ये किस टाइप के बच्चे हैं, तो ये परंपरागत बच्चे हैं, यानी कि कोहल वर्ग के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं और इनका जो टाइप है वो परंपरागत तरीकों के ऐसे बच्चे माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, इससे किसका विकास होता है। तो बच्चों में अगर एक टीचर है और उन्हें प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए इनकरेज करेंगे, उन्हें मोटिवेट करती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो, तुम्हें जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तुम मुझसे 1000 क्वेश्चन बना के लाओ या 100 क्वेश्चन बना के लाओ, मैं बैठी हूँ यहाँ पे आंसर करने के लिए, तुम्हारे हर एक डाउट को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे टीचर बच्चे को क्या कर रही है, क्या उसको डरा रही है कि नहीं तुम पूछो नहीं तो तुम्हें मारा जाएगा। नहीं, जिज्ञासा, तनाव, निष्क्रियता नहीं, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी को बढ़ा रही है, जिज्ञासा को बढ़ा रही है, यानी कि बच्चा अच्छे से फिर उसके अंदर एक आए कि अरे हाँ यार इसका और डायमेंशन क्या हो सकता है, इस मैम ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे क्यों हुआ, मैम ये चीजें कैसे बदल गई। तो ये सारी चीजें है ना आप अपने बच्चों के अंदर करिए डेवलप, जैसे कि क्लास में वो एक एंगेज वाली क्लास बन पाए और जिसके साथ टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट कर पाए और बहुत अच्छी लर्निंग हो पाए। यदि बच्चा अपने भावनाओं के आधार पर अर्थ बनाता है तो वह किस सिद्धांत से जुड़ा है, यानी कि वो अपने अनुभव के आधार पर वो बना रहा है। तो अनुभव के आधार पर बना रहा है यानी कि ये अनुबंधन सिद्धांत है, नहीं ये रचनावाद है, यानी कि यहाँ पे क्रिएटिविटी का यूज हो रहा है, कंस्ट्रक्टिविटी का यूज हो रहा है। एक बच्चा है जो अनुभव से, उसके जो एक्सपीरियंस है ना उसका आधार रखता है और फिर उस पे चीजों को क्रिएट करता है। तो ये रचनावाद है, यानी कि बी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक बच्चा अपने माता पिता के व्यवहार को देखकर वैसा ही व्यवहार करता है, यह किसका उदाहरण है। तो ये तो अनुकरण का उदाहरण है, यानी कि बच्चा जैसा देखता है वैसा सीखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चों के सामने गाली मत दो, बच्चों के सामने मिसबिहेव मत करो, बच्चों के सामने किसी इस तरह की एक्टिविटीज मत करो जो गलत हो, जो उस एज में बच्चे को समझ ही नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है, उन्हें बस कॉपी करना पसंद होता है। आप देखोगे कि अगर आपके घर में कोई मेल हो या फीमेल हो, कोई भी अगर वो घर से सब्जी लेने जाते हैं तो वो बच्चा उनकी एक्टिंग करेगा तो सब्जी लेने की एक्टिंग करेगा। अगर घर में कोई और है तो फिर उनकी एक्टिंग वो शर्ट पहन के करेगा या ऐसे पगड़ी बांध के करेगा या चुन्नी लेकर करेगा। तो ये सब चीजें क्या होती है ना कि बच्चे के अंदर उतनी सोचने की क्षमता नहीं, उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसे तो बहुत अच्छा लगता है नकल करना, अनुकरण करना, और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं यही सारी चीजें उसके माइंड में फिक्स होती जाती हैं। एक अच्छा शिक्षक बच्चों की गलतियों को सीखने का अवसर मानता है, यह किसका दृष्टिकोण है। बिल्कुल हाँ, ये रचनात्मकता का दृष्टिकोण है। और आप अगर एक शिक्षक है तो एक ऐसे शिक्षक बनिए जहाँ पे बच्चों की गलतियों को उनके सीखने का अवसर मानिए, क्योंकि
बच्चे हैं, उनसे गलतियां नहीं होंगी तो किससे होंगी। तो यहाँ पे रचनात्मक क्लासरूम है, यानी कि वो जो क्लास है वो बहुत सही क्लासरूम है और एक शिक्षिका को और शिक्षक को इसी दृष्टिकोण का होना चाहिए। तो ये रहे आपके 30 के 30 क्वेश्चन। ये अभी हम लोग एक दो वीडियोस थोड़ा सिचुएशंस टाइप के क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन के लेवल को और भी बढ़ाएंगे और अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग कर लेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि सीडीपी सिर्फ आपकी 30 नंबर की नहीं होती है। आप अगर सीडीपी के वेटेज को देखोगे तो ये कहीं ना कहीं, अगर आप 1 to 5 दे रहे हो, यानी कि आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो, तो वहां भी बहुत जरूरी है। वहां पे तो सीडीपी 60 नंबर की हो जाएगी, लेकिन आप अगर सेकंड पेपर भी दे रहे हो तो भी आपके एसएसटी में भी सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे। आप जब लैंग्वेज पेपर दोगे तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं भाषा से आधारित, शिक्षा से आधारित, बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो पूरा का पूरा खेल ही यहाँ पे सीडीपी का है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इस चीज को फोकस करके पढ़िए, ताकि इसके साथ जो भी इंटरलिंक सब्जेक्ट्स है ना, जो लिंक्ड है सारे के सारे थॉट्स, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दे और आप इस बार अच्छे से सीटेड में नंबर ले आइए। और आई विश की नया साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप जो बनना चाहते हैं वो बने। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।